हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल ITI हम में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है DC मोटर। DC मोटर। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए DC मोटर समझ लेते हैं। DC मोटर होता है तुम लोग लिखते चलो। देखिए, ये आपकी DC मोटर हो गई, ये आपका इनपुट हो गया। इनपुट जो आप एनर्जी दोगे और ये जो आपको आउटपुट मिलेगा। DC मोटर में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और आउटपुट पे आपको क्या मिलता है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। DC मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करता है, बदलता है। क्या कह सकते हैं, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण आप लोगों ने पढ़ा है ना, कि ऊर्जा को ना उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो ऊर्जा का एक रूप इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये क्या है, फिर दूसरे रूप में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है। अब देखिए, जो आपका DC मोटर और DC जनरेटर होता है, उसकी जो संरचना होती है क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, उसकी संरचना क्या होती है, सेम होती है। तो DC मोटर में हम संरचना के बारे में आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, बस इसमें चेंजिंग क्या होती है, उसमें कम्यूटेटर क्या था आपका, AC को DC में कन्वर्ट करता था, लेकिन यहाँ पे आपका कम्यूटेटर क्या करेगा, AC को DC में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इतना आप लोग लिखेंगे। अब चलिए हम लोग DC मोटर के घूर्णन मतलब रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है आपका, नॉर्थ है एंड साउथ। ठीक, ये आपकी क्या मेन फील्ड है। ठीक है, जो स्टेटर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो है। ठीक है, जनरेटर तुमको बताया था, मेन मैग्नेटिक फील्ड और आर्मेचर बताया था, याद है। तो ये आपका मेन मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें क्या है कि जो आपके फ्लक्स है नॉर्थ से साउथ को जा रहे हैं। ठीक, अब ये दूसरी कंडीशन क्या है, कंडक्टर की है। इसमें हमने क्या कर दिया गया, इसमें हमने सिर्फ कंडक्टर को दिखाया। इसमें सप्लाई दी गई तो कंडक्टर करे क्या है, ये करंट की डायरेक्शन है। ये क्या दिखा रहा है आपको, करंट की डायरेक्शन। अब दोनों को एक रिंग में हमने रख दिया, मतलब ये कंडक्टर है, इसको हमने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ठीक, सप्लाई दे दी। अब क्या हो गया कि मैंने बताया था, तुम लोग को याद होगा कि जो मेन मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके फ्लक्स क्या होते हैं, एक जगह सघन हो जाते हैं, एक जगह विरल हो जाते हैं, बताया था। तो क्या हो गया कि ये आर्मेचर रखा है, अब इसका भी होगा, इसका भी हो, तो इनकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, इस कंडीशन में देख लो, यहाँ पे जो ये फ्लक्स है इनकी वैल्यू ज्यादा है और यहाँ पे इनकी वैल्यू कम है, जिसके कारण ये क्या करेगा, इस मैग्नेटिक क्या हो जाएगा, ये जो आपका चालक है ना, इसकी डायरेक्शन में घूम जाएगा। ठीक है, इसी की डायरेक्शन में ये घूम जाएगा। इसी सिद्धांत पे आपकी मोटर कार्य करती है। सुनना है ना, लिख लो, ये फिगर बना लो। अब देखो, हम लोग बात करेंगे बैक EMF। बैक मतलब पीछे, या कह सकते हैं विरोधी। ठीक, बैक तो माने पीछे होता है। ठीक,
और विरोधी कहते हैं, बैक माने विरोधी भी और बैक माने पीछे भी, ठीक। ईएमएफ एक्चुअली क्या है कि जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं, लोड से कनेक्ट कर दिया, तो क्या होता है कि अब क्या होगा, आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड को काटेगा, ठीक। मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हो गई, उत्पन्न हो गई मेन मैग्नेटिक फील्ड, उसमें क्या करेगा, आर्मेचर घूमेगा। जब आर्मेचर घूमेगा तो क्या करेगा, फ्लक्स को काटता है, फ्लक्स को काटता है। तो फैराडे के नियम के क्या होगा, E इज इक्वल टू N माइनस d∅dt होगा। मतलब कि जब फ्लक्स को काटेगा तो एक क्या होगा, फैराडे के नियम के अनुसार ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक होगा। अच्छा, अब ये ईएमएफ कहाँ उत्पन्न होगा, आर्मेचर में। कहाँ होगा, आर्मेचर में, ठीक। तो उसको हम लोग बोल दिया है ईबी, क्या बोल दिया, ईबी, ठीक है। तो फैराडे के नियम के अनुसार फैराडे लॉ के अनुसार एक ईएमएफ उत्पन्न होगा, ठीक है, ठीक। मतलब इसने फ्लक्स को काटा, जिसके कारण क्या होगा, एक ईएमएफ उत्पन्न हो गया, ठीक। इस ईएमएफ, और ये ईएमएफ कहाँ होगा, आपका आर्मेचर में होगा, ठीक। एक क्वेश्चन और भी बनता है, ये ईएमएफ कैसा होता है, एसी होता है या डीसी, ठीक। तो हमेशा क्या होगा, अब देखो अल्टरनेटिव, ठीक। लेकिन अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, जो आपका ईएमएफ उत्पन्न हुआ आर्मेचर में, वो क्या होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन कैसी होती है। तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये देख रहे हो, लेंज ये क्या है, लेंज है, लेंज का नियम भी तो है ये। लेंज ने क्या बताया था कि ईएमएफ उसी का विरोध करता है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होता है, ठीक। तो हम दिशा ज्ञात करने के लिए उल्टा चलेंगे, क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे। तो देखो पहला क्या हुआ, ईएमएफ कैसे उत्पन्न हुआ, फ्लक्स के काटने के कारण, समझ में आया। और फ्लक्स किससे उत्पन्न हुई, करंट के कारण। करंट मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, ठीक। समझो, एक एक चीज समझो, जब कोई चीज तुम समझ के पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे, और रट्टा मारोगे हमेशा भूल जाओगे, ठीक। तो क्या हुआ, अब हम इसको ईएमएफ का डायरेक्शन बता रहे कैसे है। तो अब फ्लक्स जो उत्पन्न हुआ किसके कारण, करंट के कारण, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। और करंट किसके उत्पन्न हुई, करंट V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बाय द ओम्स लॉ। मतलब जब हम सप्लाई देंगे तभी तो करंट फ्लो होगी, इसमें होगी ना। तो कुल मिला के क्या आया लास्ट में, ये आया, कौन आया, वोल्टेज आया। तो क्या आया कि जो आपका ईएमएफ उत्पन्न होगा वो किसके अपोजिट होगा, करंट के, वोल्टेज, ठीक। मतलब ये जो ईएमएफ है ये किसके विपरीत होगा, सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। इतना समझ में आया। तो अब इस ईएमएफ, ये तो आपका समझ में आया, लिख लो इसको, ठीक। और जो आपका ईएमएफ उत्पन्न होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, V इज इक्वल टू EB प्लस IA/RA। ये किसमें होता है, मोटर में होता है। और जनरेटर में क्या था, उल्टा था, EB इज इक्वल टू V प्लस IA/RA, ये था ना, ये जनरेटर में था नहीं, ये जनरेटर में था, ठीक। अच्छा, अब एक और फॉर्मूला होगा, EB इज इक्वल टू फाई ZPN/60A। ये भी फॉर्मूला लिख लेंगे, समझ में आया। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि हमने सप्लाई दी, ठीक। तो आर्मेचर ने मेन फील्ड के फ्लक्स को काटा, जिसके फैराडे के नियम के कारण उसमें क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न हो गया, ठीक है। इस ईएमएफ
कहाँ उत्पन्न होगा? आर्मेचर में। और इस ईएमएफ की जो दिशा होती है क्या होती है? सप्लाई वोल्टेज के विपरीत होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक? और ये आपके फॉर्मूले होंगे, इसको लिख लो और इसको लिख लो, इसके बारे में हम लिखवा देते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मैं तुम लोगों को बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ। ठीक, ये क्या है आपका? आर्मेचर है। ठीक, ये आपका क्या है? डीसी जनरेटर है। क्या है? डीसी आ रहा है। ये आपका क्या है? डीसी जनरेटर का आर्मेचर है। ठीक, और ये क्या है आपका? डीसी मोटर का आर्मेचर। ठीक, अब ध्यान से देखो कि इसमें ईएमएफ, मतलब इसके ईएमएफ को ईजी बोल दिया, और आर्मेचर करंट दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। और इसमें क्या है? चेंज है। ईएमएफ ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। ठीक, तो अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर करंट और ईएमएफ का डायरेक्शन किससे ज्ञात करने, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो ये डीसी जनरेटर है। तो फर्स्ट ईयर में तुमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल पढ़ाया था। ठीक, इसको रिवीजन भी कर लेना। ठीक, अगर भूल गए हो क्योंकि पढ़ाएंगे नहीं, सेकंड ईयर पढ़ा रहा है। ठीक, तो डीसी जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। राइट हैंड रूल, डीसी जनरेटर में धारा और क्या? ईएमएफ के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। ठीक है, और मोटर में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चाहे कंपटीशन ले लो, चाहे आपका एनसीपीटी एग्जाम ले लो, उसमें पूछा गया है कि डीसी जनरेटर में हम लोग क्या करेंगे? धारा और ईएमएफ की डायरेक्शन किससे निकालेंगे? फ्लेमिंग के राइट हैंड से। और मोटर में, डीसी मोटर में फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। इसको लिख लो, बहुत बढ़िया चीज बताइए। अब चलिए कुछ और चीज़ें बताते हैं। हमने आपको ईएमएफ और आर्मेचर करंट के बारे में बता दिया क्या होगा। अब कुछ बातें और भी समझो जो कि जानना चाहिए। ये किसका सर्किट है? डीसी जनरेटर सर्किट है। ये किसका सर्किट है? डीसी मोटर का सर्किट। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ईएमएफ और आर्मेचर का डायरेक्शन सेम रहता है करंट का जनरेटर में। ठीक, जो आपका आर्मेचर कैसे घूमेगा? इस डायरेक्शन में घूमेगा। ठीक, अब आते हैं और इसमें जो ये ठीक है, फील्ड वाइंडिंग है। तो फील्ड वाइंडिंग है तो करंट इसमें, ये करंट का डायरेक्शन हो जाएगा फील्ड का, ये फील्ड करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक, अब इसी में आते हैं आपका डीसी मोटर में आते हैं तो ईएमएफ की डायरेक्शन सेम ही रहेगी, आर्मेचर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक, और इसमें रोटेशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी। ठीक, उल्टा हो जाएगा। और इसमें फील्ड की करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? सेम ही रहेगी। कुल मिला के आपकी फील्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी? चेंज नहीं होनी है, ये सेम ही रहेगी। ठीक, अब देखो ध्यान दो, डीसी जनरेटर में क्या था? आप वोल्टेज जनरेट कर रहे थे ना? वोल्टेज क्या था? वोल्टेज जनरेट हो रहा था ना? वोल्टेज आपका जनरेट हो रहा था जो लोड के क्रॉस मिल रहा था। लेकिन मोटर में हमको देना है वोल्टेज में, उसमें मोटर में हमको क्या वोल्टेज दिया है।
वोल्टेज गिवन, वोल्टेज गिवन, यहाँ पे वोल्टेज दिया रहता है, इन टर्मिनल पे वोल्टेज हम देंगे। दूसरा, यहाँ पे लोड था, यहाँ पे लोड नहीं है, ठीक, क्योंकि वोल्टेज हमको मिल रहा था, उसी लोड के क्रॉस मिल रहा था यहाँ पे, ठीक। और दूसरी बात क्या है इसमें कि डीसी जनरेटर में हम लोगों को मैकेनिकल एनर्जी दे रहे थे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही थी, ठीक ठीक। मतलब क्या है कि जो मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी जो है ओमेगा टी, ये हम दे रहे थे, मैकेनिकल पावर बोले, क्या बोले, मैकेनिकल पावर, ये हम इसको दे रहे थे। और हमको क्या मिली थी, इलेक्ट्रिकल पावर मिल रही थी। इसमें क्या है, हमको यहाँ पे क्या है, क्या होता है, मैकेनिकल पावर दे रहे थे, ठीक, और यहाँ पे मैकेनिकल पावर लेंगे, मैकेनिकल पावर लेंगे। मैकेनिकल पावर हमको मिलेगी, लेंगे मतलब मिलेगी। यहाँ पे क्या देते थे, यहाँ पे लेते हैं, यहाँ देंगे, ये लेंगे, तो क्या होगा, मैकेनिकल पावर ओमेगा टी मिलेगी, लेंगे। इतना समझ में आया? और क्या डिफरेंस होता है, जो जनरेटर होता है इसमें आर्मेचर को प्राइम मूवर के द्वारा घुमाया जाता था, ठीक, प्राइम मूवर के साथ घुमाया जाता है ना, सेल्फ एक्साइटेड होता है ना, तो क्या करेंगे, आर्मेचर को घुमाएंगे प्राइम मूवर के द्वारा, किधर, क्लॉकवाइज, क्या, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज प्राइम मूवर के द्वारा, प्राइम मूवर के द्वारा इस आर्मेचर को हम लोग क्या करते, क्लॉकवाइज घुमाते थे, ठीक है। जबकि मोटर में क्या है आपका, जबकि जो मोटर होती है वो एंटी क्लॉक घूमती है, ये क्या करेगी, एंटी क्लॉक घूमेगी, कहाँ लिखे यार, एंटी क्लॉक घूमेगी, एंटी क्लॉक घूमेगी। इतना समझ में है, ये इतने अंतर है इसमें, ठीक है। इसको लिखना है, ऐसे लिख लो बढ़िया से, अब देखो, अगर हम लोग अगर इसकी टाइप्स की बात करें तो टाइप्स वैसे ही रहेगी, ठीक। डीसी मोटर, पहला क्या आएगा, सेपरेटली एक्साइटेड, सेपरेटली, ठीक। सोर्स एक्साइटेड डीसी मोटर, ठीक। दूसरा क्या है, सेम सोर्स एक्साइटेड डीसी मोटर, सेम सोर्स मतलब सेल्फ एक्साइटेड, शंट एक्साइटेड, ठीक है, ठीक। अब इसके तीन पार्ट्स होते हैं, बताया था ना। पहले क्या आएगी, शंट वाउंड मोटर, दूसरी क्या आएगी, सीरीज
बाउंड मोटर, कंपाउंड बाउंड मोटर, ठीक है। ठीक, अब इसके भी कंपाउंड के भी दो पार्ट हो जाते हैं, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट, लॉन्ग शंट बाउंड कंपाउंड मोटर। दूसरी क्या होगी? शॉर्ट शंट, शॉर्ट शंट वाउंड कंपाउंड मोटर। अब इसके भी कई पार्ट होते हैं, डिफरेंशियल, कॉमुलेटिव, और क्या होता है, ओवर कंपाउंड, फ्लैट कंपाउंड, सब बताया तुमको। ये सब बताने की जरूरत नहीं है, इतना लिखो, मैं इतना लिखूं। अब देखो हम लोग बात करेंगे सीरीज वाउंड मोटर की। सीरीज वाउंड मोटर, ये सब तुमको पता है ना कि सीरीज में टर्न्स क्या होते हैं, कम होते हैं फील्ड वाइंडिंग के, ये सब पता है ना, ये सब बताने की जरूरत नहीं। अब ये आपका क्या हो गया? आर्मेचर हो गया। और ये आपकी फील्ड वाइंडिंग हो गई, ठीक है। और ये आपका यहां पे वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका Y1 Y2 हो गया, ये आपका A1 A2 हो गया, ठीक। ये माइनस, ये प्लस, ये आपका EB हो गया, बैक ईएमएफ, ठीक। अब देखो इसमें आर्मेचर करंट आएगी, आर्मेचर करंट आएगी, और ये करंट आपकी ISH होगी, ISC होगी, ये आपकी लोड करंट होगी, ठीक। ठीक है, इधर देख लो, पहले समझ लो। इसमें इधर से हमने सप्लाई दी, सप्लाई हम इसमें दे रहे हैं ना, तो यहाँ लोड करंट आई, ठीक। ये लोड करंट क्या होगी? इस फील्ड वाइंडिंग से, सीरीज फील्ड वाइंडिंग से गई, ये ISH हो गई, ISC हो गई, और यही आपकी आर्मेचर करंट हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? IA इक्वल टू ISE इक्वल टू IL बोल दिया हमने, ठीक, इक्वल टू I मान लिया, मतलब सारी करंट सेम ही, तो I मान लिया हमने, ठीक। अच्छा, अब उसमें क्या था, ध्यान दो, मोटर में क्या था बेटा, इधर पहले समझ लिखना, आराम से तुम्हें टाइम देंगे लिखने। उसमें क्या था, इसमें क्या था, मोटर जनरेटर के इसमें क्या था, EB इज इक्वल टू V प्लस IA आ रहा था ना, लेकिन इसमें उल्टा होगा, ठीक है, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू EB बैक में जो उत्पन्न हुआ, प्लस आर्मेचर में ये रेजिस्टेंस हो जाएगा RA, इसका रेजिस्टेंस RSC हो जाएगा, ठीक। तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या हो जाएगा, IA RA हो जाएगा, प्लस ISE RSE हो जाएगा, ठीक है, यही होगा ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, आर्मेचर करंट और ये करंट फील्ड वाइंडिंग की सब सेम है, तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, EB प्लस हमने यहाँ IA कॉमन ले लिया, तो क्या होगा, RA प्लस RSE हो गया ना, है ना, ये हो गया। गौरव इधर देखो, पहले समझ लो, ठीक। तो अब देखो यहाँ से अगर इसको इधर ले आओ, तो V माइनस EB इज इक्वल टू IA RA प्लस RSE ही होगा ना। तो यहाँ से अगर हम आर्मेचर करंट की वैल्यू निकालें, तो IA इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस EB अपॉन RA
प्लस आर एस ई, ये होगा। इतना समझ में आया? ठीक। अब हमने क्या होगा, इसमें आर्मेचर में कोई शक्ति उत्पन्न होगी। ठीक, तो आर्मेचर में शक्ति, पावर इन आर्मेचर क्या होगी, ईबी इंटू आई ए, यही तो होगी। जनरेटर बताया था नहीं बताया? ठीक, आर्मेचर में लॉसेस, आर्मेचर लॉसेस, आर्मेचर में लॉसेस होंगे नहीं होंगे, वो क्या होंगे, आई ए स्क्वायर आर ए होगा। ठीक है, आर्मेचर लॉसेस, और क्या होगा, इसकी ये जो इनपुट शक्ति दे रहे हो, इनपुट पावर, तो क्या होगी, इनपुट पावर, इनपुट पावर क्या होगी, वोल्टेज इंटू लोड करंट जो दे रहे हो। ठीक, या कह सकते हैं वी आई ए भी तो कह सकते हो, क्योंकि लोड करंट और आर्मेचर करंट क्या है, सेम है। ठीक, अब इसमें जो लॉसेस होंगे, और लॉसेस इन फील्ड वाइंडिंग, इन फील्ड, ठीक, उसका ये नीचे लिख लेना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आई एस ई, ये इतना चीज लिख लो। ठीक, अब एक चीज और, अब इसी में हम तुमको बता देते हैं कहाँ पे इसका यूज करते हैं, इस मोटर का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे। सीरीज मोटर, सीरीज मोटर ऐसी मोटर है जिसका टार्क बहुत हाई होता है, इसका टार्क बहुत सबसे ज़्यादा होता है। तो टार्क हमको कहाँ ज़्यादा चाहिए, ट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक ट्रेन बैठे हो झटका मारती एकदम से, हाँ, तो कहाँ यूज करेंगे इसका उपयोग, यहाँ लिख लो यूजेस। चलिए अगर हम यूजेस की बात करें, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आ रहा है, यूजेस की बात करें तो कहाँ होगा, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में यूज होता है इसका, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में इसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में यूज करेंगे, ट्रैम वे में यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे, ट्रैम वे, ट्रैम वे में इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, और किस में यूज करते हैं, मोस्टली, और इसका यूज करते हैं फास्ट लिफ्ट में। कहाँ यूज करेंगे, फास्ट में। चलो अब देखो, एक चीज और जान लो, तुम लोग बताना भूल गए, इसका जो स्पीड रेगुलेशन होता है, ठीक है, बहुत खराब होता है, पुअरेस्ट होता है। ठीक है, स्पीड रेगुलेशन, पुअरेस्ट स्पीड रेगुलेशन। इस मोटर का क्या होता है, स्पीड रेगुलेशन क्या होता है, सबसे खराब होता है, तो सबसे अच्छा संट का होता है। ठीक, ये भी लिख लीजिए। चलिए बच्चों, आज हम डीसी संट मोटर के बारे में डिस्कस करते हैं। डीसी संट मोटर। गौरव खड़े हो, संट माने क्या होता है, चलो बताओ।
बताओ संट माने क्या होता है? समांतर हो गया। समांतर। सर बताओ, किसी से पूछा कि बताया खुद? सर से बताओ, बताया किसने बताया? इसे किसने नहीं बताया? संट माने क्या होता है? समांतर। मतलब इसमें क्या होगी, फील्ड वाइंडिंग जो होगी क्या होगी, आर्मेचर के पैरेलल होगी, इसलिए इसको संट बोलते हैं। ठीक, और हमने जनरेटर में भी बताया था कि जो फील्ड वाइंडिंग के टर्न्स होते हैं क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ओके। और कितने पतले तारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा। और फील्ड वाइंडिंग में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, ये भी याद रखना हमेशा। ठीक, तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग हो गई, ये आपका आर्मेचर हो गया, और ये आपका वोल्टेज हो गया। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, आर एस एच हो गया। ठीक, इसका रेजिस्टेंस आर ए हो गया। आर्मेचर के रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है, कम होती, कितनी होती है? 1 ओम। ठीक, क्यों रखते हैं? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। ठीक, अब यहाँ पे करंट आर्मेचर आएगी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये आपका बैक ईएमएफ इंक्रीज हो गया। ठीक, और ये आपकी करंट आई लोड करंट, और ये शंट करंट आपकी होगी। हमने तुमको बताया था, कल बताया था कि इस आर्मेचर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है मोटर में, लेकिन शंट की नहीं होती। ठीक है, ये याद रखना। इतना समझ में आया? अब क्या होगा, अब ये देखो यहाँ पे ये आपको क्या हो जाएगा, Z1 Z2 A1 A2। Z1 Z2 की मतलब टर्मिनल्स। ठीक, फिर टर्मिनल्स को में Z1 Z2 और आर्मेचर को A1 A2। अगर यहाँ पे सीरीज में होता है तो Y1 Y2 होता है, बताया था ना सर। अब देखो ये लोड करंट यहाँ पे आके दो भागों में डिवाइड हो रही है, एक शंट में एक आर्मेचर में। समझ? तो क्या हो जाएगा, IL इज इक्वल टू IA प्लस ISH होगा ना? ठीक है, और क्या होगा, हमने क्या बताया था कि यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो यहाँ पे भी होगा, वो यहाँ पे होगा, क्योंकि क्या है, समांतर में वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, समान होती है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो V इज इक्वल टू क्या होगा, ISH RSH होगा। तो अगर ISH की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V अपॉन RSH। ये हुआ। अब हमने कल बताया था कि जो एक इक्वेशन बताई थी आर्मेचर में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू EB प्लस IA RA। तो यहाँ से अगर हम आर्मेचर करंट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V माइनस EB अपॉन RA। ये हुआ। क्योंकि इसमें से बच्चा क्वेश्चंस आपके आते हैं, एक न्यूमेरिकल कभी कभी कंपटीशन में या कहीं दे देता है, एनसीईआरटी में तुम लोगों को लिमिटेड क्वेश्चन दे दिया है, रट्टा मार के जाओ पास हो जाओ अच्छे नंबर से। लेकिन तुम्हें बता दे रहे हैं कि तुम लोग को रसगुल्ला दिखाया जा रहा है। इस बार जो क्वेश्चन पेपर्स आए थे उसमें लगभग 100 नए क्वेश्चंस आए थे एनसीईआरटी में, जो तुम लोग के एनसीईआरटी क्वेश्चंस में नहीं है। तो कब कर लोगे ऐसा, जब आपका थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, इतना हो गया। अब हमने बताया था इस आर्मेचर में
एक पावर जनरेट होगी तो घुमाएगी इसको, तो क्या होगी पावर, फिर बताओ आर्मेचर में पावर क्या होगी, वन। पावर इन आर्मेचर, आ रहा है, पावर इन आर्मेचर बैठ गए क्या? अनुज तुम बताओ, अभी बताया हमने, अभी बताया आई ए स्क्वायर आर। पावर में पूछ रहा हूँ, लॉस नहीं पूछ रहा हूँ। तुम बताओ, जनरेटर में बताया था। लिखो बैठ जाओ। ये होगी आपकी ईबी इंटू आई ए। आर्मेचर में जो पावर होगी क्या होगी, ये होगी। आर्मेचर में लॉसेस क्या होंगे, लॉसेस इन आर्मेचर, आई ए स्क्वायर आर ए, ठीक। अब यहां पे आउटपुट पावर क्या होगी, V इंटू आई एल। अरे यहां पे जो पावर होगी वही तो होगी, पावर क्या होती है, वी आई होती है। यहां पे V मिलेगा ना आपको, ये V तो है, सॉरी ये इनपुट पावर हो गया इनपुट पावर, इनपुट पावर क्या होगी, V इंटू आई एल होगी। लिखो, बैठे क्यों, अच्छा रुको कुछ और समझ लो। अब इस मशीन का प्रयोग कहाँ करना है, ये भी तो जानना चाहिए ना। देखो यूजेज ऑफ दिस मोटर कहाँ यूज करेंगे, जहां पे हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट स्पीड चाहिए, कांस्टेंट स्पीड चाहिए। तो पहला लिखो लेथ मशीन, लेथ मशीन में इसका प्रयोग करेंगे। और कहां यूज करोगे, दिमाग लगाओ, ड्रिल मशीन में। ड्रिल में क्या होता है, एक कांस्टेंट स्पीड चलती है ना, क्या लिखेंगे, ड्रिल मशीन। और कहा, पंपों में, पंपों में इसका प्रयोग करेंगे, पानी के पंप्स, वाटर पंप्स। चौथा बताओ, कागज की मिलों में, कागज मिलों में। अच्छा अगला पॉइंट नोट में लिख लो, हमने क्या बताया था, इसका स्पीड रेगुलेशन क्या होता है, सबसे अच्छा होता है स्पीड रेगुलेशन, स्पीड रेगुलेशन सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा होता है। लिख लो,
शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। ठीक, अब ये क्या हो गई आपकी फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, और ये आपका आर्मेचर हो गया। ये आपका सीरीज फील्ड वाइंडिंग, और यहां पे हमने क्या दे दिया, वोल्टेज दे दिया, नहीं दे दिया। ये आपका आर ए हो गया इक्वल टू 1 ओम लिख दिया हमने। ठीक, तो गलत तो नहीं किया। ये क्या आपका कार्बन ब्रश, ये आपका बैक ईएमएफ, ये आपका शंट वाइंडिंग। ठीक, ये आपकी सीरीज वाइंडिंग आरएसई। ठीक है, ओके, बोलियो। ये आपकी लोड करंट हो गई, यही लोड करंट आपकी क्या हो जाएगी, सीरीज करंट हो जाएगी। ये आपकी आर्मेचर करंट हो गई, ये आपकी शंट करंट हो गई। कोई डाउट? बेचारे को सॉल्ट कर दिया, इसलिए शॉर्ट शंट कर दिया। ठीक, ठीक, अब क्या है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, इधर पहले लिख लो, हम समझा दें तो लिख लेना आराम से, पूरा मौका देंगे आप लोग को लिखने का। देखो यही लोड करंट आपकी क्या हो गई, सीरीज करंट हो गई। तो क्या लिखेंगे, आई एल इक्वल टू आई एस ई इक्वल टू, अब यही करंट आपकी दो करंट में डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी, आर्मेचर करंट प्लस शंट करंट। कोई डाउट? नो डाउट। अब देखो बेटा ध्यान से देखो, लल्ला मेरे कंपाउंड क्यों कहा गया इसको, हम बार बार समझाते हैं तुमको। अगर हम इसको मिटा दें, इसको मिटा दें तो शंट कहलाएगा, और अगर इसको मिटाया तो सीरीज कहलाएगा। दोनों को मिला दिया गया तो बन गया कंपाउंड। समझ में आया? कोई डाउट? कॉन्सेप्ट क्लियर हो? कंपाउंड क्यों कहलाए? अब देखो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो यहाँ पे होगा, वही आपका यहाँ पे होगा। कोई डाउट? तो क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू आई एस एच इंटू आर एस एच। तो आई एस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर एस एच हो जाएगा। समझ में आया? कोई डाउट? अच्छा, अब क्या हो सकता है, अब यहां पे देखो भैया, यहां पे क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू, ये बैक ईएमएफ हो गया प्लस इसमें वोल्टेज ड्रॉप हुआ आर्मेचर का, तो ये हो गया आपका आई ए आर ए प्लस इसमें भी ड्रॉप होगा, तो क्या हो जाएगा आई एस ई आर एस ई। ठीक, कोई डाउट? तो क्या हो जाएगा, B माइनस ई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए आर ए प्लस आई एस ई आर एस ई होगा ना। ठीक, अच्छा, और क्या हो सकता है, या कह सकते हैं कि अगर हम बैक ईएमएफ की वैल्यू निकाल लें तो सबको इधर ले आओ, हटा दो, तो EB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस आई ए आर एस ई आर एस ई।
ये हुआ, कोई डाउट? अच्छा, इतना तो तुम जान लिया। अब ध्यान दो, इस ये क्या हो गई आपकी इनपुट पावर होगी, तो इनपुट पावर क्या हो जाएगी? वोल्टेज गुणे लोड करें। ओके, अच्छा, अब आर्मेचर में क्या होगा? कोई पावर होगी, मैकेनिकल पावर। आर्मेचर में कौन सी पावर होगी? मैकेनिकल पावर होगी जो उसको घुमाएगी। तो पावर इन आर्मेचर, पावर इन आर्मेचर क्या हो जाएगी? ईडी इंटू आई हो गई। अच्छा, इस आर्मेचर में जो लॉसेस होंगे, लॉसेस इन आर्मेचर, IA² R। भैया इसमें भी तो लॉसेस होंगे, फील्ड वाइंडिंग में भी होंगे, नहीं होंगे? नहीं होंगे। तो लॉसेस इन सीरीज वाइंडिंग क्या हो जाएगा? ISE² R SE हो जाएगा। अब भैया इसमें भी तो लॉसेस होंगे, जहां रेजिस्टेंस है वहां पे लॉसेस होंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे? लॉसेस इन शंट वाइंडिंग। आ रहा है? लॉसेस इन शंट वाइंडिंग। ये हो जाएगा ISH² R SH। अब भैया हमको आउटपुट पावर चाहिए, तो जब तुम लोग को ट्रांसफार्मर हमने पढ़ाया था तो क्या बताया था? इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। बताया था नहीं बताया था? ठीक, तो भैया अगर समझ में ना आए तो बेकार है पढ़ाना। तो क्या हो जाएगा? चलो यहां देखो, यहां पे छोटा सा, तो इनपुट पावर है ना, इक्वल टू क्या होगा? आउटपुट पावर प्लस लॉसेस होंगे। होगा कि नहीं होगा? ठीक, तो इनपुट पावर क्या है आपकी? आ गई जे VIL। ठीक, और आउटपुट पावर क्या होगी आपकी? ठीक, तो आउटपुट पावर को मान लेते हैं P आउट। P आउट है ना, पावर आउटपुट प्लस लॉसेस कितने हैं? ये सब लॉसेस तो हैं, ये लॉसेस हो गया, ये लॉसेस हो गया, ये लॉसेस हो गया, ये तो लॉसेस है। तो भैया सबको घटा दो, समझ लो। तो लिख लो पहले प्लस में IA² RA प्लस ISER² RSE प्लस ISH² RSH। तो अगर हम आउटपुट पावर लेंगे तो यहाँ पे देखो आउटपुट पावर क्या हो जाएगी? यहाँ पे आउटपुट पावर तो क्या हो जाएगी? VIL, ठीक है, माइनस ये सब IA² माइनस ISH² RSH माइनस ISE² RSE। ये आपका क्या हो गया? आउटपुट पावर।
अब भैया उपयोग लिखने की कोई जगह बची है कि नहीं? नहीं बची है। तुम लोग इतना पहले लिख लो, फिर उपयोग बता देते कहाँ यूज करते। ठीक, लिख लो। अब देखिए लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर के बारे में बात करेंगे। देखो शंट को लंबा कर दिया, इसलिए बोलते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड, शंट को लंबा कर दिया। ठीक, अब ध्यान दो यहाँ पे लोड करंट आ रही है। अब ये लोड करंट किसमें डिवाइड हो रही है? शंट करंट में और सीरीज करंट में। ठीक, तो ये लोड करंट आपकी आई किसमें डिवाइड हुई? ISH में और सीरीज में। क्या कौन था? ठीक, अब यही करंट आपकी आर्मेचर करंट बन रही है, देख रहे हो? तो क्या लिखेंगे? IA। ठीक, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? V इक्वल टू ISH और SH होगा। तो शंट करंट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? V अपॉन RSH हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब ध्यान दो, इसमें ध्यान दो। अब यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट होगा वो क्या होगा? EB प्लस IA, इसमें आर्मेचर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा प्लस इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये सही है। तो यहाँ से V माइनस EB इक्वल टू IA RA प्लस ISC RSC होगा। और अगर हम बैक ईएमएफ की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा? V माइनस IA RA माइनस ISC RSC। इतना समझ में आया? अच्छा, आर्मेचर में जो उत्पादित पावर होगी, मैकेनिकल पावर होगी, वो क्या होगी? ये होगी पावर इन आर्मेचर, क्या हो जाएगी? EB IA ही होगी। ठीक, और अगर हम बात करें लॉसेस, ठीक है, मोटर में जो टोटल कॉपर लॉसेस होंगे वो क्या हो जाएंगे? ये कॉपर लॉसेस होंगे आपके, ये दिख रहा है आपको? ये टोटल आपके कॉपर लॉसेस हैं। ठीक, तो अगर हम आउटपुट निकालेंगे तो आउटपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा? यही होगा, आउटपुट पावर इक्वल टू VIL माइनस इनपुट पावर में से हमने सारे लॉसेस को घटा दिया, ये आपकी आउटपुट पावर हो जाएगी। ठीक है, इसको नोट कर लो, सेम वही चीज़ है। फिर बता देते कौन सी मोटर का कहाँ प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक, देखो अब चलिए हम बात करेंगे वोल्टेज इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर। वोल्टेज देखो, वोल्टेज इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर। वोल्टेज इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर। ठीक, अच्छा पहले क्या हमने पढ़ा था? V इज इक्वल टू EB प्लस IA RA, पढ़ा था तुम लोग ने? पढ़ाया था, आर्मेचर में होता है। ये क्या V क्या आपका वोल्टेज हो गया, ये आपका बैक ईएमएफ होगा, जो आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप होगा। पढ़े हो ना इतना? अब इस समीकरण में इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब समीकरण में क्या करेंगे हम? IA से गुणा करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में IA से गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू IA EB IA
और आई स्क्वायर यही आएगा, यही तो आएगा ना। ठीक, अब देखो कौन क्या है, वी आई ए क्या हो गया, ये हो जाएगी आपकी इनपुट पावर। क्या हो जाएगी, इनपुट पावर। आर्मेचर इनपुट पावर। ठीक, ये क्या है, ईबीआईए, ये मैकेनिकल पावर है आर्मेचर में, जो आर्मेचर को घुमाती है। ठीक है, लिखेंगे मैकेनिकल पावर इन आर्मेचर। आर्मेचर में जो मैकेनिकल पावर होगी ये होगी। और ये क्या है आपका, आर्मेचर में जो कॉपर लॉसेस होंगे वो होंगे। ठीक है, ये क्या रहेगा, आई ए आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे, कॉपर लॉसेस इन कहाँ पे, आर्मेचर, आर्मेचर में कॉपर लॉसेस। ठीक है, इतना लिख लो। अब एक चीज बताते हैं कि आर्मेचर में कब मैकेनिकल पावर ज्यादा होगी, आर्मेचर में मैक्सिमम मैकेनिकल पावर कब होगी। ठीक है, तुम लोग इतना जान लो, क्योंकि तुम लोग में आईटीआई वाले हो तो तुम लोग में इतना डेरिवेशन नहीं आता है, लिखने को नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो मैं कंडीशन बता देता हूँ। ठीक है, तो हेडिंग डालो कंडीशन फॉर, इसे लिखते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम मैकेनिकल पावर। ठीक, मतलब आर्मेचर में जो मैकेनिकल पावर होगी वो अधिकतम कब होगी, कब होगी, जब बैक ईएमएफ क्या आ जाएगा, 1/2 वोल्टेज, तो सप्लाई वोल्टेज का आधा हो जाएगा जब बैक ईएमएफ, तो ये कंडीशन होगी। मतलब कह सकते हैं कि EB इज इक्वल टू V/2 या 2EB इज इक्वल टू V। दिस इज योर इक्वेशन। इतना लिख लो, बहुत काम की चीजें हैं। अब चलिए हम लोग टार्क के बारे में डिस्कस करते हैं। टार्क, बलाघूर्ण। बहुत शर्म की बात है कि किसी ने बलाघूर्ण के बारे में आपको बताया नहीं क्या होता है। आजकल के बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, पका पकाया मिल जाए बस खा ले, गप 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 बस हो गया। हम लोग अपने समय में टीचरों के पीछे पीछे दो सर एक लेक्चर दे दीजिए, और आजकल के बच्चे पका पकाया मिल रहा तब भी नहीं खा पा रहे हैं। वो चाहते हैं उनको मुंह में उठाए कोई और रख दे तब खाएंगे। हंस कह रहे हो, सही बात बता रहे हैं। तो टार्क, जैसे ये है गौरव और ये खूटा। ठीक, गौरव यहां पे खड़े हैं और ये डिस्टेंस क्या है, R। ठीक, तो गौरव पर बल लगाकर इस केंद्र के चारों ओर घुमाने की जो टेंडेंसी होगी, प्रवृत्ति होगी, उसी को बोलते हैं बलाघूर्ण। मतलब कह सकते हैं कि किसी पिंड पर बल लगाकर किसी निश्चित अक्ष के परिता घुमाने की प्रवृत्ति को बलाघूर्ण कहते हैं। गौरव यहां खड़े हैं, ये सेंटर हो गया,
इनको लगाया 2-3 झापड़, बल लग गया झापड़ इनके, और क्या घूमो चारों तरफ, तो घूम रहे, इसी को टार्क बोलेंगे। समझ में आया? अब टार्क को हम लोग अगर कहें तो टार्क को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। किससे करते हैं? टाउ। ठीक, और जो टार्क हो जाएगा F इंटू आर हो जाएगा, F इंटू आर हो जाएगा। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो न्यूटन मीटर। टार्क समझ में आया? टार्क क्या क्या? अब वही काम आपका क्या होता है? मोटर में होता है। मतलब आर्मेचर के ऊपर एक बल लगता है जो आर्मेचर को घुमा देता है। जब घुमाएगा तो फ्लक्स को काटेगा, जब फ्लक्स को काटेगा तो आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। मुद्दा क्या है? आपका आर्मेचर को घुमाना। तो घुमाएगा कौन? टार्क ही घुमाएगा। समझ में आया ना? तो आपके डीसी मोटर में 2 टार्क होते हैं, एक होता है आपका आर्मेचर टार्क, एक होता है सॉफ्ट टार्क। ठीक, दोनों के बारे में भी हम बता देंगे, क्योंकि तुम लोग आईटीआई के बच्चे हो, इतना डेरिवेशन आता नहीं है। बस इतना जानो आर्मेचर टार्क की वैल्यू क्या होती है, सॉफ्ट टार्क की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो अगर हम टार्क का फॉर्मूला निकालें तो इसका फॉर्मूला आता है 2 पाई n t अपॉन 60। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा? टार्क रहेगा। ठीक है, ये आपका टार्क जो है क्या है? ये है जो टार्क होगा आपका T इक्वल टू 2 पाई एन टी बाई 60। ठीक है, और अगर हम आर्मेचर टार्क की बात करें, आर्मेचर टार्क को टी ए से कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग सब फॉर्मूले आते हैं क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 5 पी जेड आई ए अपॉन 2 पाई ए। 2 पाई ए ये आपका आर्मेचर टार्क होगा। हमने आपको लेक्चर्स में बता दिया है टी क्या होता है, पाई क्या होता है, आर्मेचर करंट क्या होता है, ये सब ए क्या होता है, ये सब तो बता ही चुके हैं, इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अगर और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस टार्क को और सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है? आर्मेचर टार्क को और हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है टी ए इज इक्वल टू 0.0162 ED IA अपॉन n/60। ये सब फॉर्मूले आपको याद रखने हैं क्योंकि इस न्यूमेरिकल इनमें से आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, इन सबसे न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं। इसको लिखना है, लिख लो, लिख लो। इसी टार्क से क्या होता है? आर्मेचर घूमेगा। ये नहीं बनाना है। देखो जा, ये क्या है आपका? टी ए क्या है? टी ए है टार्क इन आर्मेचर। टार्क इन आर्मेचर में जो टार्क होता है वो टी एस एच सॉफ्ट टार्क, जो सॉफ्ट टार्क मिलेगा। ठीक ठीक, अब देखो जो आपका आर्मेचर टार्क होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? अब ये जो आर्मेचर टार्क होगा, ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब ये मान लेते हैं यहाँ पे T1, क्या मान लेते हैं? T1। इसको क्या बोलेंगे? घर्षण लौ हानि, लौ तथा घर्षण हानियों में
व्यय ऊर्जा। ठीक है, तो आपका जो ये टार्क होता है, क्या हुआ, जो आपका आर्मेचर टार्क होगा वो क्या होगा, इन दोनों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, मतलब सॉफ्ट टार्क प्लस T1, जो क्या है, लौ हानियां, लौ तथा घर्षण हानियों में विरोध। ठीक है, तो आपका काम का चीज क्या होगा, ये आपका इनपुट कर सकते हैं और ये क्या कह सकते हैं, आउटपुट कर सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, लॉसेस में आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो हमेशा आपका आउटपुट काम में आता है ना, इनपुट। तो काम की चीज क्या हो गई, TSH हो गई। ठीक है, आर्मेचर टार्क के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या वैल्यू होती है। अब हम TSH टार्क के बारे में बात करेंगे, तो TSH टार्क की वैल्यू क्या होती है, तो TSH टार्क होता है आपका TSH इक्वल टू EBIA माइनस लोहे तथा घर्षण हानियां बटे टू पाई NA अपॉन 60। ठीक, ये होगा, ये नहीं होगा, 2 पाई N बाई 60। ठीक, अब जब इसकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग, ठीक है, जब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या होता है, एक ये फॉर्मूला हो गया, एक क्या हो जाएगा इसका 735 इंटू BHP अपॉन 2 पाई N। ये आपका सॉफ्ट टार्क है, लिख लो इसको। ओके, तो आज के लिए मैंने आपको क्या बताया, टार्क के बारे में बताया, टार्क क्या होता है, आर्मेचर टार्क क्या होता है ये बताया, उसकी वैल्यू बताई कितनी होती है, और सॉफ्ट टार्क के बारे में बताया। इसमें से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है डीसी मोटर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम डीसी मोटर की कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे। ठीक, उसमें क्या होती है, उसमें क्या पढ़ा था तुम लोगों ने, जनरेटर में EMF, वोल्टेज, आर्मेचर करंट, फील्ड करंट, लोड करंट, इन सबके बारे में पढ़ा था। अब इसमें तुम पढ़ोगे स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, टार्क कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आर्मेचर करंट यूज होगी, टार्क यूज होगा और स्पीड यूज होगी। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आप लोगों की इतनी अच्छे से तैयारी हो सके। थैंक यू।